नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर दिन भर रहने वाली आप सबकी नजर। आज सुबह की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां एक घर में एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। धमाके इतने भीषण थे कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट चंडीगढ़ के बुड़ैल गांव में कल देर शाम हुआ। जो इस घर में धमाके हुए वहां करीब 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे और आशंका है कि यहां गैस सिलेंडर्स को ब्लैक में बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। हो गया भाई। हो गया भाई। ये देखो ब्लास्ट किस तरह हुआ। हो गया भाई। हो गया भाई। तो ये तस्वीरें बता रही कि ये हादसा कितना भयानक था और इंटेंसिटी कितनी तेज इस धमाके की दिखाई दे रही है। 3 सिलेंडर धमाके हुए। पहला धमाका होते ही इलाके में भगदड़ मच गई, जो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। लोग कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या हुआ है और उसी दौरान 2 और धमाके हो गए। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, आसपास के मकानों की दीवार तक हिल गई। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पहुंची। राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू हुआ। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हो गया भाई। एक के बाद एक हुए 3 धमाकों में 3 मंजिला मकान पूरी तरह से टूट गया। हादसे में घायल तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि गैस रिसाव के बाद धमाके हुए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच आज सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पिछले 12 दिनों में यह चौथी बार है जब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई। आज के ताजा बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 9 पैसे पर केजी हो गई है। 15 मई से अब तक पिछले 12 दिनों में सीएनजी 6 रुपए महंगी हो चुकी है। आज चौथी बार सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी की गई। इससे पहले 23 मई को भी कीमतें बढ़ाई गई। बढ़ी हुई सीएनजी का असर कॉमर्शियल गाड़ियों पर ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ने का असर अब हर तरफ दिखने लगा है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है सीएनजी के दामों में और पिछले 3 दिनों में 3 रुपए तक जो है दिल्ली में सीएनजी महंगी हुई है। इस वक्त हम दिल्ली में सीएनजी के पंप पर मौजूद हैं। यहां पर भी आप देखें तो जो नए रेट हैं वो लागू हो गए हैं और इस वक्त दिल्ली में सीएनजी जो है वो 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही है। इससे पहले जो है 81 रुपए थी और उससे पहले 1 रुपया कम जो है था, लेकिन 3 दिनों में जो है लगातार ये बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात 3 रुपए जो है सीएनजी के बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और अब जो है सीएनजी की जो कीमत है वो बढ़ी है, जिससे सीधा असर जो है एक आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कुछ नहीं, केवल सीएनजी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हम लोग का रेट कुछ नहीं बढ़ रहा है। बस यही बात है और बहुत सारी कठिनाई होती है। हर दिन रेट सीएनजी पेट्रोल का बढ़ते जा रही है। तो पर ही रहा मान लो, हाँ महंगाई हो गई। वो देते ही नहीं पैसे, वो तो उतना ही देगा। वो क्यों देगा? जो आपका मीटर का रेट, हाँ वो ही देता। कितनी महंगी हो जाए वो ही पैसे देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम सोमवार को बढ़े, उससे पहले भी बढ़े, लगातार बढ़ रहे हैं। सवारी पैसे ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सरकार को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है सबके लिए और ऐसा टाइम है कि मतलब कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है
और खासकर जो लेडीज हैं, जो सामान हमारा जो घर का आता है उस पे सब पे महंगा होता जा रहा है। पहले पेट्रोल और डीजल और अब सीएनजी की कीमत में इजाफा, इसे लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जनता पर मोदी का चाबुक फिर चला। सीएनजी 2 रुपए महंगी कर दी गई है। पिछले 12 दिनों में सीएनजी पर 6 रुपए बढ़ाए गए और फिर कांग्रेस ने कब कब कितने दाम बढ़ाए गए इसका आंकड़ा भी एक्स के जरिए लोगों के सामने रखा। भोपाल की ट्विशा शर्मा केस में अब सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज मामले को री रजिस्टर्ड करते हुए पूरे केस को भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। अब आज ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी सीबीआई लेगी। सीबीआई ने इस केस में जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को नियुक्त किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब सीबीआई की जांच में एंट्री के बाद ट्विशा की मौत के दबे हुए राज बाहर आने की उम्मीद है। सीबीआई को केस हैंडओवर करने से पहले एसआईटी ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक कल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ट्विशा के पति समर्थ सिंह से भी करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। शादी मेरी, मेरे को थोड़ी एनर्जी भी बचानी है। Otherwise I will bring Samarth. मेरे को माफ कर दीजिए, आप लोग बच्चा माफ कर दीजिए, सब लोग। बाय बाय। भोपाल की ट्विशा अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही कैसे खत्म कर सकती है? आखिर 12 मई की शाम ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा अपनी ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई? क्या ट्विशा शर्मा ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म की या फिर उसकी हत्या की गई? अब इस मिस्ट्री से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। भोपाल की हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से दिल्ली तक एक्शन तेज है। अब इस केस में दिल्ली की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने केस का हैंडओवर ले लिया और भोपाल के कटरा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को री रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी। ट्विशा सुसाइड मामले की जांच सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड एसपी राजवीर सिंह के नेतृत्व में होगी। जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई अब इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और दूसरे संभावित आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में भी आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला ही हैं। अब आज सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी लेगी। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 27 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं भोपाल जिला कोर्ट में भी आज समर्थ और गिरिबाला की 10 से 20 मई तक की कॉल डिटेल और भोपाल एम्स की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ट्विशा केस में दोनों चीजें बहुत अहम मानी जा रही हैं। देखिए, एक क्रिमिनल ट्रायल में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगा तो हम ट्रायल भी क्या ही सस्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए हमारा शुरू से डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आज हमें पूरी होती दिख रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के पास जांच के लिए जा रहा है, तो उनका कहना है कि दोनों परिवारों से उनका एक्सपेक्टेशन है कि दोनों परिवार और जो विक्टिम हैं उनके भी सारे विटनेसेस जो हैं और एक्यूज के भी जो विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट देना है वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें। अब उसको पब्लिकली ना करें, नहीं तो उनका ऐसा सोचना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इसको अब सीबीआई के लिए हम बहुत ज्यादा ट्विशा के परिवार की ओर से हम बहुत ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुबह सुनवाई करी उस मामले पर जो सुयो मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया था। एक लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि विक्टिम की जो फैमिली है, चाहे विक्टिम की फैमिली हो चाहे अक्यूज की फैमिली, वो मीडिया में आके अपने बाइट या स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, उनको अपने स्टेटमेंट दें। और अश्योरेंस सॉलिसिटर जनरल सर का रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। इसी डायरेक्शन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुयो मोटो केस था वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। हाई कोर्ट में आज शासन की तरफ से नोटिस जो है वो गिरिबाला जो आरोपी हैं जिनको एंटिसिपेटरी बेल मिली थी उन्हें सर्व हो चुका था।
विक्टिम की तरफ से जो केस लगाया गया है कैंसिलेशन के लिए, उसका उन्हें सर्व नहीं हुई थी कॉपी, जो सर्व करा दी गई है, और 27 तारीख को 2:30 बजे उस पर हेयरिंग है। एक प्रिजर्वेशन एप्लीकेशन फाइल करी थी हमने एम्स के सीसीटीवी फुटेजेस के लिए, और कुछ नंबर्स हैं जो बाद में इनके द्वारा ही प्रस्तुत करे गए। 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक उन नंबर्स की प्रिजर्वेशन, उनके टावर लोकेशंस और उनके मालिक कौन है, उनके नाम के संबंध में जो एप्लीकेशन फाइल करी थी उस पर हेयरिंग उन्होंने रखी है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उसमें अपना प्रतिवेदन जमा नहीं करा। सोमवार को सीबीआई के हैंडओवर लेने से पहले एसआईटी ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर उनके घर पहुंची। 2 घंटे तक सीन को रिक्रिएट किया गया। एसआईटी ने हर उस बारीकी को देखा जो पहले छूट गई थी। सीन रिक्रिएट करने से पहले समर्थ से 3 घंटे पूछताछ की गई। एसआईटी की पूछताछ में समर्थ ने बताया कि गर्भपात के बाद से ट्विशा परेशान थी। वहीं जब एसआईटी ने समर्थ से उनके फरारी को लेकर सवाल किए तो उसने बार बार जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान समर्थ ने ट्विशा को 7 लाख रुपए देने के दावे को दोहराया। एसआईटी ने समर्थ का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्विशा के सास गिरिबाला से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। रिमांड में उनसे पूछताछ जारी है, काफी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है। जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है, तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। बैंक ट्रांजैक्शन भी और बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं। सर, गिरिबाला सिंह के बयान हो गए क्या सर? 3 बार नोटिस दिया था आप लोगों ने। उनसे कुछ पूछताछ हुई है और बाकी और भी बहुत सारी पूछताछ करना बाकी है। तो ये आप आई गई थी, अब वो आई थी क्या? नहीं, अपनी पुलिस पार्टी ने जाकर पूछताछ की। अच्छा, जब सीसीटीवी से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके केस को प्रभावित करने के आरोप लगाए। वहीं सोमवार को ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए इस देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर लोअर कोर्ट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सबसे पहले गिरिबाला सिंह पर कई आरोप लगाए और उन पर ट्विशा शर्मा को बदनाम करने और जांच में अड़चन डालने का मामला उठाया, जिसके बाद गिरिबाला सिंह के वकील ने उनका बचाव किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़ित परिवार हो या आरोपी पक्ष, दोनों पक्षों को सार्वजनिक मंचों के बजाय जांच एजेंसियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और दोनों पक्षों के मीडिया को बयान देने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सनसनीखेज न बनाने की सलाह दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करके सच्चाई का पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दोबारा पोस्टमार्टम कराने के फैसले को सही ठहराया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने हमारे उस पक्ष को ध्यान में रख करके निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय के लिए कदम से कदम मिला के चलने को तैयार रहती है। हम अपने लिए, जैसे उनने कहा कि सीबीआई की जांच करो, हमने त्वरित गति से सीबीआई के लिए पत्र दिया और माननीय न्यायालय ने जो इस बात को अप्रिशिएट किया, मैं आपके माध्यम से न्यायालय का प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये हमारी सरकार के काम करने की कार्यशैली है। सुशासन के लिए मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के काल से जाना जाता है, तो सुशासन में हम सदैव जनता के साथ खड़े हैं। इन कार्यवाहियों के बीच अब भी परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि ट्विशा उनके बीच नहीं है। अब परिजनों को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत खुश मिजाज, एक बहुत चुलबुली लड़की थी। तो वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसा कभी कर सकती है। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी हैं उनको सजा मिले। बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई लड़की अगर इतना डिप्रेशन में होगी वो ब्यूटी पार्लर जाएगी? वो ब्यूटी पार्लर से इतना खुश लौट के आई है, वो अपने मायके आने की तैयारी कर रही थी ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो ब्यूटी पार्लर या वो खाने तक की नहीं सोच सकता, तो वो मतलब इतना कैसे सोच सकता है कि वो कर ले, वो मतलब सुसाइड कर ले? आपको लग सकता है ऐसा? शादी के 5 महीने बाद ससुराल में मृत पाई गई ट्विशा शर्मा की मौत का आज 14वां दिन है। अब इस हाई प्रोफाइल केस की मिस्ट्री सुलझने के आसार लग रहे हैं। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में एक बार फिर से कुर्सी को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया।
आज सुबह 11 बजे दोनों नेता कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदलेगा या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस पर कोई भी फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। हालांकि ना तो पार्टी की तरफ से आज की मुलाकात के एजेंडे पर कोई बात की गई है और ना ही सिद्धरमैया या शिव कुमार ने इसके बारे में कुछ कहा है। आज कर्नाटक के कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी आज दोनों नेताओं से बात हो सकती है। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ कुर्सी का नाटक। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरमैया को दिल्ली तलब किया। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. डीके शिव कुमार को मिलेगी कर्नाटक की कमान। I don't want to comment on it. It is not my job. कर्नाटक के सीएम खामोश है। डिप्टी सीएम कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों नेता दिल्ली में हैं। दोनों कर्नाटक से दिल्ली आए, लेकिन अलग अलग प्लेन से। आज सुबह 11 बजे दोनों नेता कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे। ये मीटिंग क्यों है, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। जो बातें सामने आ रही हैं, वो समझ लीजिए। 20 मई को कर्नाटक में सिद्धरमैया बतौर सीएम 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आज सीएम और डिप्टी सीएम दोनों कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में 8 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। साथ ही एमएलसी की 9 सीटों और विधायकों को लेकर भी हाईकमान से चर्चा होनी है। करीब 6 महीने बाद कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल करके सिद्धरमैया ही 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, आज की मीटिंग से ये भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए सब खामोश हैं। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कर्नाटक के मामले को राहुल ही सीधे देख रहे हैं। आज मीटिंग भले ही कांग्रेस हाईकमान से हो, लेकिन हाईकमान खुद ये कह रही है कि फैसला राहुल गांधी लेंगे। इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल पूछे गए। खड़गे ने कह दिया कि कर्नाटक को लेकर फैसला राहुल गांधी का है। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं, क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। डीके शिव कुमार इस मामले में एकदम चुप्पी साध चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उनका नाम कर्नाटक के सीएम के लिए सामने आया हो, लेकिन इस बार जोर ज्यादा है। इसलिए शिव कुमार खामोश रहकर हाईकमान को अपना मैसेज देना चाहते हैं। I don't want to comment on it. It is not my job. दिल्ली में अकेले सीएम और डिप्टी सीएम ही नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक और सीनियर लीडर भी सोमवार को राजधानी पहुंच चुके हैं। कुछ नेता तो सीएम की कुर्सी के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। तो सब आते हैं, जाके एक नमस्कार बोल के हमारा क्या मदद है वो पूछते हैं। वो सब भी ये भी करते हैं। कोई भी इधर मेरे मंत्री बनाता है, वो बनाता है, वो हमको कोई नहीं है। मैं ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर है। अभी हम आए, साहब को एक बार मिल के, मैडम को एक बार मिलता है, जाता है, इतना भी है। दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट भी नहीं है। वो क्या हुआ तो हाई कमान से क्या बोलते हैं वो होते हैं। वो सब कांग्रेस में यही चलता है, कभी भी यही चलता है, आगे भी यही चलता है, इसलिए हम आए। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं के सामने पूरी स्थिति साफ कर देगा, लेकिन उसे लेकर कोई भी ऐलान 2 या 3 दिन में ही हो सकता है।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। इस मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मोतेगी मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में ये नेता क्वाड सहयोग को और आगे बढ़ाने और अब तक जो कदम उठाए गए उनकी समीक्षा करने के लिए आज ये मुलाकात हो रही है। और इसके अलावा कई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आज विचारों का आदान प्रदान होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड ग्रुप का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। भारत गठबंधन के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की आज मेजबानी कर रहा है। दरअसल साल 2024 में अमेरिका में पिछला क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था और इस ग्रुप के शीर्ष नेताओं ने उस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाने, उससे मजबूत करने पर जोर दिया था। Concentrations and gaps in critical infrastructure. Each one of them offers a new argument for more partnerships, stronger growth, and realizing the promise of technologies. The Indo-Pacific has, in addition, its own particular concerns. This will require enhancing strategic confidence, ensuring maritime security, promoting economic choices, and fostering. सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वेदांत मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती अब मान ली है। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उसकी सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी है और माफी मांगते हुए रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भी भरोसा दिया है। दरअसल वेदांत ने दावा किया था कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट उससे भेजी गई है वो उसकी नहीं बल्कि किसी दूसरे छात्र की है और इसकी वजह से उसके नंबर कम आए हैं। वेदांत ने यह दावा कॉपी में हैंड राइटिंग को देखकर किया था, क्योंकि उसने 2 और सब्जेक्ट की कॉपी मंगवाई थी, इसमें हैंड राइटिंग सेम थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी में हैंड राइटिंग अलग थी। अब ऐसे में छात्र ने सीबीएसई से शिकायत की तो अब बोर्ड ने माफी मांगते हुए वेदांत की सही कॉपी मेल कर दी है और भरोसा दिलाया है कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है, वेदांत को सही कॉपी भेज दी है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 कॉपियां हैं। एक कॉपी वो है जो पहले सीबीएसई ने वेदांत को भेजी। वेदांत अपने 12वीं के नंबर देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने कम नंबर आ सकते हैं, इसलिए उसने अपनी कॉपी मांगी। सीबीएसई ने दूसरी कॉपी भेज दी। मामला उठा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो अब वेदांत को सही कॉपी भेजी गई है। सीबीएसई ने मान लिया है कि वेदांत की फिजिक्स की कॉपी एक्सचेंज हुई थी। सीबीएसई से बहुत बड़ी गलती हुई। दरअसल सीबीएसई के 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो एक स्टूडेंट वेदांत अपने फिजिक्स के नंबर से खुश नहीं था। वेदांत को फिजिक्स में उसकी उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। ऐसे में उसने सीबीएसई के नए पेपर चेकिंग सिस्टम की शिकायत की। हालांकि इस दौरान वेदांत ने फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की भी कॉपी मंगवाई, लेकिन जब कॉपी आई तो उसने सीबीएसई के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। वेदांत ने दावा किया कि फिजिक्स की कॉपी की राइटिंग उसकी नहीं है। इसके लिए उसने इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों से मैच करके भी दिखाया। दोनों कॉपियों की हैंडराइटिंग एक जैसी थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज व्हाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। स्क्रीन पर आप दोनों कॉपी की तुलना कर सकते हैं। एक कॉपी वेदांत की है जो सीबीएसई ने भारी बवाल के बाद भेजी, और दूसरी गलत कॉपी वो है जिसके आधार पर वेदांत का रिजल्ट आया और उसे कम नंबर दिए गए। जब रिजल्ट आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने फिजिक्स के आंसर शीट्स, फिजिक्स के मार्क्स से,
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वी विल अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। जब हमने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, फिजिक्स के साथ साथ मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करा था, जस्ट टू सी के मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो जब मैंने उस आंसर शीट को बाकी आंसर शीट के साथ मिलाया तो फिजिक्स के आंसर शीट उसने बोला कि उसकी नहीं है। मैंने उस पर विश्वास न करते हुए खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात CBSE तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। तो फिर मैंने और वेदांत ने बैठ के हमने वो ट्वीट ड्राफ्ट करा ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। रात को हमने ट्वीट करा, सुबह हमने फिर CBSE को ईमेल भी करा एक फॉर्मल अपना इशू बताते हुए। देन हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वेदांत ने यह मुद्दा 23 मई को उठाया। बड़ी लापरवाही के बाद परिवार ने तुरंत CBSE को ईमेल लिखा और बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क साधा। पहले तो CBSE ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो CBSE हरकत में आया और आश्वासन दिया कि इस गलती को जल्द ही सुधार लिया जाएगा। हालांकि इस गलती को सुधारने में CBSE को करीब 3 दिन का समय लगा और इसके बाद उसने माना कि उससे गलती हुई है और सही आंसर शीट वेदांत को भेज दी गई है। CBSE ने लिखा, प्रिय वेदांत, फिजिक्स की आपके आंसर शीट को लेकर उठाई गई चिंता को हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। जांच के बाद इस मामले की समीक्षा की गई। आपके आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आपके रिजल्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं। CBSE ने बेशक अपनी गलती मान ली हो, लेकिन वेदांत का कहना है कि वो अभी री इवेल्युएशन के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि सही आंसर शीट में भी सही आंसर लिखे होने के बावजूद कई जगह नंबर काटे गए हैं। तो सबको स्टार्टिंग से ग्राउंड अप से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, उनको हमें एनालाइज करना चाहिए और इसको एक साथ फिर सरकार को इस चीज़ में साथ देना चाहिए कि वो इन कमियों को हटाएं और बच्चों का साथ दें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेज होता है बच्चों का, इसी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। नीट बच्चे देने जाएं तो वो हो जाता है कैंसिल बिकॉज आप पेपर लीक हुआ था। उन बच्चों की क्या गलती? CBSE जो था जिसमें कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, OSM के आने के बाद CBSE में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि CBSE में एटलीस्ट ये सब ना हो। अगर आपको OSM भी लाना है तो आप फेज वाइज OSM लाएं, प्रॉपर टेस्टिंग हो किसी भी टेक्निक को लाने से पहले, देन उसको जनरल पब्लिक के लिए लाया जाए, ना कि एकदम से हेस्टिली कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। CBSE के मुताबिक 12वीं क्लास का री इवेल्युएशन का प्रोसेस चल रहा है। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि IIT की टीमें CBSE को नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने में मदद करेगी। इसके लिए IIT मद्रास ने अपनी तकनीकी टीम दिल्ली भेजी है। ये टीम जांच करेगी कि CBSE के री इवेल्युएशन पोर्टल में आखिर गड़बड़ी कहां हुई और तकनीकी दिक्कतों को भी दूर करने में मदद करेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर संजना नाम की छात्रा का यह पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपने आंसर शीट X पर पोस्ट की है। दावा किया जा रहा है कि संजना को भी CBSE ने गलत आंसर शीट भेज दी। हालांकि अब CBSE संजना से भी संपर्क साध चुकी है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होने के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि डील के वो बहुत करीब है, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर यह हमला किया और 2 ईरानी बोट को तबाह कर दिया। इस हमले में IRGC के नेवी विंग के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में उन ठिकानों पर हमले किए हैं जिनमें बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करने के दावे किए जा रहे हैं और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी थे। हालांकि अरब न्यूज और अरब मीडिया और अमेरिका की मीडिया ये भी साथ में जरूर कह रही है कि इस हमले से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुद्दों को जमीन पर उतारने की कोशिश चल रही है। इसी क्रम में एक पोस्टर शहर शहर में लगाया जा रहा है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है, महिला विरोधी सफाई। होर्डिंग में साल 2014 के बदायूं रेप और हत्या का जिक्र है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जताई है।
भारत में भीषण गर्मी के बीच आज मानसून दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरल के तटों से टकराएगा, जबकि इसके आने की सामान्य तारीख 1 जून होती है। मौसम विभाग ने 27 से 30 जून तक दिल्ली एनसीआर में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है, जबकि यूपी में 15 से 25 जून के बीच और बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 27 मई को और राजस्थान में 28 से 29 मई को गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी और उस वजह से यह हादसा हुआ। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कहा नशे का विरोध करने पर एक परिवार को पीटा गया। एमपी में कहा मंदिर के कर्मचारियों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हो गई। और कानपुर पुलिस फॉर्च्यूनर वाले रईसजादों की क्यों कर रही है तलाश। देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में एक्शन से भरपूर खबरें इस खास रिपोर्ट में। कुछ युवक लाठी डंडों के साथ लोगों पर हमले कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, यहां तक कि महिलाओं से भी उलझ रहे हैं। मोहल्ले की गली में चीख पुकार मची है, लोग चिल्ला रहे हैं, महिलाओं के रोने की आवाज आ रही है। ये नजारा है महाराष्ट्र के कल्याण का, जहां मोहल्ले में कुछ युवकों ने लाठी डंडों के साथ पहुंचकर अचानक हमला बोल दिया। इन्हें रोकने के लिए महिलाएं ढाल बन गईं, लेकिन हमलावर फिर भी वार करते रहे। बताया जा रहा है कि एक परिवार ने नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों का विरोध किया था, तो कुछ गुंडों ने उस परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। हमले में पति, पत्नी और उनका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों का ही साथ दे रही है। एक युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है। लाल लाल ड्रेस पहने कुछ लोग उसे घेर कर मार रहे हैं। काले रंग की शर्ट पहने युवक बचने के लिए भागता है, लेकिन वो लोग उस पर दौड़ाकर हमले करते हैं। युवक पलटवार करता है, लेकिन लाल कपड़े वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटने वाले नहीं मानते हैं। वो सफेद शर्ट पहने एक दूसरे युवक की भी पिटाई करने लगते हैं। ये नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का है। पीटने वाले मंदिर के कर्मचारी हैं और पीटने वाले दोनों युवक श्रद्धालु हैं। मंदिर के नए झूला क्षेत्र में मामूली बात पर हुई बहस के बाद मंदिर के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग मंदिर प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। दरअसल इन कर्मचारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन वो उनसे बदसलूकी करते हैं। शख्स ने ईंट उठाई और जैसे ही बाइक सवार युवक पास आए उसने ईंट दे मारी। ईंट लगने से बाइक पर सवार एक युवक तो नीचे गिर गया, जबकि दूसरे ने आगे जाकर बाइक रोक दी। हालांकि ईंट मारने वाला शख्स अब भी नहीं रुका। उसने दूसरी ईंट उठाई और फिर शख्स पर दे मारी, लेकिन युवक को ईंट नहीं लगी और वो बच गया। इसके बाद दोनों में बीच सड़क पर हाथापाई हुई। युवक ने भागने की कोशिश की तो शख्स ने तीसरी ईंट उठाई और फिर मारकर वहां से भाग निकला। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बाइक पर आए ये 2 लुटेरे हैं, जिनसे युवक अकेला भिड़ गया। शख्स ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाकी किसी ने उसका साथ नहीं दिया और लुटेरे भाग गए। घटना पंजाब के पठानकोट की है, जहां बाइक सवार 2 लुटेरे नकदी और फोन लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। टोल बूथ पर काल बनकर बेकाबू ट्रक आया। पहले डिवाइडर को तोड़ा और फिर सामने खड़ी कार को रोकते हुए बूथ में जा घुसा। दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो एक बार फिर से देखिए। टोल बूथ पर कार खड़ी है, तभी कार के पीछे खड़ा शख्स अगले पल होने वाली अनहोनी को भांप लेता है और तुरंत सामने से हट जाता है। तभी स्पीड में बेकाबू ट्रक आता है, पहले डिवाइडर से टकराता है और फिर कार को टक्कर मारता हुआ टोल प्लाजा में घुस जाता है।
हादसा राजस्थान के झुंझुनू में रघुनाथपुरा टोल बूथ पर हुआ। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। टोल कर्मियों के मुताबिक ट्रक सूरजगढ़ की तरफ से आ रहा था, जहां ट्रक चालक ने अचानक नियंत्रण खोया और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार दो गाड़ियों के बीच बुरी तरह फंस गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साठ साल के बुजुर्ग चंद्रमोहन तेज धूप की वजह से पेड़ के नीचे बैठे थे। वहीं पर फॉर्च्यूनर कार खड़ी थी। तभी कार आगे बढ़ने लगी और बेपरवाह कार सवारों ने बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग दर्द से कराहने लगे, लेकिन लग्जरी कार में सवार रईस जादव ने इसकी परवाह नहीं की। घायल बुजुर्ग को देखने के बजाय उन्होंने तेज रफ्तार में गाड़ी बढ़ाई और वहां से रफू चक्कर हो गए। ये तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर इलाके की हैं, जहां रविवार को पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग को फॉर्च्यूनर सवार रईस जादव ने कुचल दिया। आसपास के लोग जब तक दौड़ते तब तक आरोपी कार समेत फरार हो गए। गंभीर हालत में बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बुजुर्ग के हाथ, पैर और कमर में काफी चोटें आई हैं। हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आने और बुजुर्ग के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस अब एक्टिव हुई है। सीसीटीवी से कार की पहचान और आरोपियों की तलाश की जा रही है।